हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कहते हैं कि इंसान दो चीज़ों से सीखता है। एक तो या तो वो खुद गलतियाँ करके सीखता है और या वो दूसरों के अनुभव से। तो मेरी इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आप मेरी कॉपी से ये सीख सकें। अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और अगर मैंने कोई गलती की है तो आप उससे सीख सकते हैं कि आप वो गलती ना करें, तो आपको और भी अच्छे मार्क्स जो है वो मिले। खैर, उससे पहले वीडियो को चालू करें उससे पहले मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अश्विन मालू है। मैंने RS 2018 में 1250 रैंक हासिल की थी और RS 2021 में मेरी 14वीं रैंक है, यानी 14th रैंक। तो इतना काफ़ी इंट्रोडक्शन में, फिर आगे चलते हैं। तो जल्दी से डिस्कस करेंगे वीडियो को। अब इस वीडियो को डिस्कस करने का मेरा उद्देश्य सिर्फ कॉफ़ी दिखाना नहीं है, क्योंकि वो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मुझे क्या लगता है कि मुझे इतने मार्क्स क्यों मिले होंगे किसी भी प्रश्न में, या मैं क्या और अच्छा कर सकता था। तो और मैंने बहुत सारी और भी कॉपियाँ देखी हैं, तो किस कॉपी में कुछ और अच्छा मुझे मिला, तो वो भी मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा इसमें। तो खैर, चालू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है वो ये है कि प्रशासनिक कर्तव्य के निर्वहन में स्थित प्रज्ञ की संकल्पना की भूमिका को स्पष्ट करना था। तो अब जनरली इसमें आप अगर मेन प्रश्न की मांग देखें तो वो ये है कि स्थित प्रज्ञ की संकल्पना की भूमिका प्रशासनिक कर्तव्य के निर्वहन में कैसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले स्थित प्रज्ञ को तो बहुत ब्रीफ वे में, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से उसको डिफाइन करना है कि विस्तृत प्रज्ञा से तात्पर्य उस व्यक्ति से जिसकी बुद्धि निष्काम कर्तव्य पर स्थिर हो गई। फिर उसके बाद में जो मेन प्रश्न की डिमांड है वो ये है कि प्रशासनिक अधिकारी को स्थित प्रज्ञा की संकल्पना वो कैसे रोल अदा करती है। तो वो आप देखिए, प्रशासनिक अधिकारी स्थित प्रज्ञ होकर राजनीतिक दबाव, पदावनति या पदोन्नति, लगातार स्थानांतरण में भी समान रह सकता है, वो तनाव से बच सकता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, मैंने इस बार कोशिश की थी कि जो भगवद गीता के जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे स्थित प्रज्ञ है या लोक संग्रह है, तो इनको मैंने गूगल पे सर्च करके ये सर्च किया था कि इनका भगवद गीता का अगर कोई श्लोक इसी पे हो, तो मैंने उसको सर्च करके याद करने की कोशिश की थी। तो वो है कि वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मुनि रोचते, धी यानी बुद्धि को कहते हैं, तो प्रज्ञा स्थित धीर्मुनि रोचते। हालांकि ये पूरा श्लोक मुझे याद था, लेकिन चूँकि जगह कम थी तो वो आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा कि आपको लग रहा है कि तो अब स्थित प्रज्ञा आना जरूरी है आपके श्लोक में, तो स्थित धीर्मुनि रोचते मैंने लास्ट लाइन जो वो लिख दी। फिर आगे आपको, तो इसमें मुझे 1.75 मार्क्स जो है वो मिले हैं, जो कि अच्छे मार्क्स। फिर उसके बाद में है कि बुद्ध की कौन सी शिक्षा आज सर्वाधिक प्रासंगिक है और क्यों। तो अच्छा, इस प्रश्न से सीखने को ये मिलता है कि आपको सबसे पहले तो प्रश्न की मांग को समझना है कि प्रश्न डिमांड क्या करता है, और दूसरा वैल्यू एडिशन। ये दोनों चीज़ें होंगी तभी आपके एवरेज से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। फिर अगला प्रश्न है, बुद्ध की कौन सी शिक्षा सर्वाधिक प्रासंगिक है और क्यों। तो इसमें दो सवाल हैं, एक तो कौन सी प्रासंगिक है और दूसरा क्यों। तो जैसे आपने एक ये तो आपको बेसिक लिखना है कि अष्टांगिक मार्ग और मध्यम मार्ग आदि शिक्षाएं दी हैं महात्मा बुद्ध जी ने। तो लेकिन इनके मध्यम मार्ग का फिर आपको ये दिखाना है कि प्रासंगिक क्यों है, तो वो आपने दिखा दिया। फिर उसके बाद में हमेशा कोशिश कीजिए कंपैरिजन की। एथिक्स में आपको ये बहुत स्कोप मिलेगा, क्योंकि इतने सारे फिलोसोफर आप याद करके जाओगे, इंडियन और वेस्टर्न दोनों। तो आप एक दूसरे की एक से दूसरे से तुलना कर सकते हैं। तो अरस्तु का गोल्डन मीन है वो भी मध्यम मार्ग, तो 1.5 नंबर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में नैतिक द्वंद्व से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ ये बताना है कि उसकी परिभाषा बता देनी है, क्योंकि परिभाषा का सिर्फ 1 नंबर ही दिया है। तो 1 नंबर कुछ और आगे लिखने का है, उस कुछ आगे में एग्जाम्पल भी हो सकता है, उस कुछ आगे में जैसे मैंने लिखने की कोशिश की है कि उस द्वंद्व का हल कैसे कर सकते हैं। तो उसका तो इन्होंने 0.25 मार्क दिया, क्योंकि मैंने जगह सिर्फ इतना ही लिखा है ना। क्योंकि अगर ये 2 पार्ट हैं किसी भी सवाल के, अब इसमें 2 पार्ट आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन आपको समझना है कि सिर्फ नैतिक द्वंद्व से आप क्या समझते हैं ये नहीं पूछना चाह रहा हूँ, आपको समझाना भी पड़ेगा। तो एग्जाम्पल लिखते तो शायद 1.5 या उससे भी ज़्यादा मिल सकते थे। तो खैर, तो जब व्यक्ति को तो ये तो डेफिनेशन आप पढ़ लेना, और फिर उसके बाद में ये, तो इसमें सीखने को क्या मिलता है कि कोशिश कीजिए कि हिडन, कि उसमें अगर कुछ छुपा हुआ है जो आपको लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा पूछना चाह रहा है, तो वो आप एक्स्ट्रा भी बताने की कोशिश कीजिए, खाली परिभाषा तक मत रुक जाइए, ठीक है। तो इसके लिए एक और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि आपको डेफिनेशन जो है, खासकर आप जितनी भी एथिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, वो आपको बहुत ही क्रिस्प पढ़नी है, बहुत ही ब्रीफ में, ताकि अगर आपको हो सकता है कहीं मौका भी ना मिले, तो आपको अगर 2 लाइन में भी लिखनी हो, या हो सकता है कई बार 1.5 लाइन में भी लिखनी पड़े, तो आपके पास इतनी क्रिस्प डेफिनेशन होनी चाहिए।
तो इसमें मुझे 1.25 मार्क दिए हैं, ठीक है। फिर ऋण, तो अब देखिए, अब इन सवालों की बहुत सब्जेक्टिविटी है। अब इसमें जैसे 0.75 मार्क्स दिए हैं, मैंने किया तो वही है कि ऋण है को मैंने सिर्फ एक लाइन में सबमिट दिया, क्योंकि मुझे पता था मेन जो पूछा है वो प्रासंगिकता है, तो मैंने पूरी 4 लाइनें उसको ही दी है। लेकिन पर फिर वही है कि ये सब्जेक्टिविटी है, तो इस सब्जेक्टिविटी को काउंटर करने का एक तरीका है कि आप पूरा जितना आपको रिलेवेंट आपको लगता है वो लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि कम से कम आपको एवरेज के आसपास, अब एवरेज मान लो इसका आप 1 मान लेते हैं, या हालांकि 2 में से एक अच्छा होता है, पर एवरेज आप मान लो, जैसे मान लो 0.5, 0.75, ये आधे आधे नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आप अगर छोड़ के आ जाएंगे या बहुत ही कुछ, आप हर प्रश्न को पूरी मेरिट के साथ उसको अटैम्प्ट करें, क्योंकि पूरी मेरिट के साथ जब अटैम्प्ट करेंगे तब हो सकता है अगर बहुत टाइट चेकिंग हुई तो भी आपको कम से कम एवरेज मार्क्स तो मिल जाए, ये बहुत ज़रूरी है। खैर, व्यक्ति को अपने परोपकारियों का ऋण चुकाना चाहिए, उसी प्रकार एक प्रशासक अपनी सत्ता पेंशन सभी समाज से प्राप्त करता है, उसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना उत्प्रेरक बनकर ऋणों को चुकाना चाहिए, ठीक। अब फिर है भगवद गीता का अनासक्ति सिद्धांत किस प्रभुत्व में प्रशासक के जीवन में सार्थक है। तो भगवद गीता अनुसार सत्य रज व तम गुण व्यक्ति से बलात् कर्म करवाते हैं, परंतु उसे कर्तव्य का पालन निष्काम भाव फलेच्छा से अनासक्त होकर करना चाहिए, ये तो मैंने वो समझा दिया। फिर प्रशासक के जीवन में कैसे सार्थक है, तो प्रशासक को भी पदोन्नति, राजनीतिक संरक्षण, प्रसिद्धि आदि अल्पकालिक सुखों से अनासक्त होकर निष्काम कर्म करना चाहिए। और फिर मैंने समत्व योग उच्यते ये लिख दिया, तो 1.5 मार्क्स मिला, जो कि ठीक है। फिर मनुष्य की नैतिक उन्नति समाज की सर्वांगीण उन्नति पर निर्भर करती है, विवेचना कीजिए। अब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये सब मैंने लिखा है, लेकिन अब इसमें देखने वाली बात है कि मुझे 1.5 नंबर मिला है 5 में से। अब ये एवरेज मार्क्स हैं। अब ये एवरेज मार्क्स क्यों मिलेंगे मुझे, क्योंकि मैंने सिर्फ लैंग्वेज लिखी है, इसमें आपको कहीं भी वैल्यू एडिशन नहीं दिखेगा। अब एथिक्स में वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है, कोई श्लोक हो सकता है, ठीक है, कोई आपके पास किसी नैतिक चिंतक उसका कथन हो सकता है, ठीक है, तो उस नैतिक चिंतक की बात को भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप वैल्यू एडिशन जब तक नहीं करेंगे तब आपको एवरेज मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ लैंग्वेज लिखी है, और लैंग्वेज में आपको फिर एवरेज मार्क्स मिलेंगे, तो कोशिश कीजिए वैल्यू एडिशन की। और अब इस प्रश्न में मुझे करना चाहिए था, क्योंकि ये कुछ सवाल जो डायरेक्ट सिलेबस से आते हैं, तो वहाँ आपका पहले वैल्यू एडिशन पहले से तैयार होना चाहिए। जैसे ये सवाल सीधा सीधा सिलेबस से आया कि परिवार की, समाज की और शैक्षणिक संस्थानों की नीति शास्त्र में भूमिका या मूल्यों के निर्माण में भूमिका, तो आपको ये पहले से तैयार करनी चाहिए था। कोई श्लोक या कोई कोट वो अगर होता तो शायद ये 1.5 में से 2.5-3 तक भी जा सकता था। अब आपको लग रहा होगा ये क्या है, लेकिन ये आधे आधे नंबर की लड़ाई है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आधा आधा नंबर ही आगे जाके कितनी रैंकों पे और क्या बहुत सारा असर डालता है। खैर, फिर परिवार मनुष्य के नैतिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, तो सेम वही इसमें 2.5 नंबर दिया है, ठीक है। तो जैसे अभिवृत्ति के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक पक्ष, जैसे एटीट्यूड आपने पढ़ा हो तो एटीट्यूड के 3 पक्ष होते हैं, कॉग्निटिव, इसको आप संज्ञानात्मक बोलते हैं, अफेक्टिव भावनात्मक, और बिहेवियरल यानी व्यवहारात्मक। तो ये तीनों पक्षों के निर्माण का विकास का प्रथम चरण जो परिवार, तो माता से आप क्या प्राप्त करते हो, पिता से, फिर दादा दादी से, भाई बहनों से। अब इसमें क्या होता है कि कई बार हम अच्छी अच्छी चीज़ें लिख लेते हैं, लेकिन कई बार परिवार से नकारात्मक गुण भी मिल सकते हैं, तो आपको वो भी लिखना है। व्यक्ति परिवार से नैतिक दुर्गुण यथा जातिवाद वगैरह ये सब भी सीख सकता है। अतः परिवार मनुष्य की नैतिक आचरण की आदर्शशिला का निर्माण करती है, 2.5 नंबर दिए। अब इसमें भी कुछ और वैल्यू एडिशन होता है, तो ये 3 भी हो सकते थे, 3.5 भी हो सकते हैं, तो आपको सोचना है। अब मैंने तो लिख दिया, मेरे को तो नंबर मिल गए, लेकिन आपको सोचना है कि इसमें क्या आप और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कि ये तो लिखना ही है, फिर उसके अलावा क्या कोई कोट है या कोई श्लोक है या कोई नैतिक चिंतक का कोई विचार है परिवार पे, तो आप वो उसको ज़रूर इंक्लूड करने की कोशिश करें। अब एक कांट किस प्रकार सापेक्ष निरपेक्ष आदेश के आधार पर अंतिम शुभ की व्याख्या करता है। तो देखिए, कांट को तो आप अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि अब तक शायद 2016, 18 और 21 शायद अब तक जितना मुझे याद आ रहा है, इन तीनों में कांट पे तो सवाल है ही है, क्योंकि कांट ने कर्तव्य पे भी लिखा है, कर्तव्य भी अलग से आपके पास टॉपिक है, शुभ पे भी लिखा है उसने, ये दिख रही है अंतिम शुभ, तो शुभ भी आपके सिलेबस में अलग से टॉपिक है। फिर अलग से एक टॉपिक ये तो है ही है कि नैतिक चिंतक, उनसे शिक्षा, तो कांट फिर उसमें तो आ ही जाएगा। तो कांट ने हर चीज़ पे लिखा है, तो कांट अलग से हर किसी में बनता है, इसलिए 16, 18 और 21 इन तीनों में आपको कोई ना कोई सवाल कांट से जुड़ा हुआ मिल जाएगा। तो कांट को आपको अच्छे से तैयार करना है, और अच्छे से तैयार हो सकता है, क्योंकि कांट के जो मोटा मोटी 4 ही प्रिंसिपल हैं। पहला क्या है, निरपेक्ष आदेश। अभी मैं आपको सिर्फ ये लिख के जा रहा हूँ, क्योंकि क्लास तो आपने खैर लिखी ली होगी, नोट्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो
एक तो उसका निरपेक्ष आदेश है, एक मनुष्य को साध्य मानना, ठीक है। फिर तीसरा उसने कर्तव्य के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, ठीक है, टू ट्रीट ह्यूमंस एज एन एंड्स और ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। और चौथा हो सकता है कि आप वो अपने आप को मनुष्यों को वो जो किंगडम होती है, किंगडम ऑफ एंड्स, यानी साध्यों के साम्राज्य का अपने आप को विधायक यानी लेजिस्लेटर मान के एक्ट करें। तो ये अगर आप देखेंगे तो इन चारों को घुमा घुमा के लिखना है, तो वो आप लिख देंगे, जोड़ देंगे चीज़ों को, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो मैंने लिखने की कोशिश की है, कांट ने नैतिक नियमों की सार्वभौमिकता व उसके निरपेक्ष आदेश होने पर बल दिया। निरपेक्ष आदेश से तात्पर्य ये है कि ये देश का परिस्थिति सापेक्ष नहीं होते वगैरह, वो सब आप पढ़ ही लेंगे इसको, ठीक है। तो इसमें 3.5 नंबर दिए। अब पता नहीं इसमें मुझे समझ में नहीं आया कि क्या लिखना था। इसमें 0.25 मार्क दिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि व्हाट आर जनरली कंसिडर टू बी द मिनिमम बेसिक नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू लीड अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लाइफ। तो मैंने वही लिखी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, स्वच्छ वातावरण, न्याय, स्वाभिमान आधारित जीवन, न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताएं। तो 0.25 मिली है। अब देखिए, प्रश्न ये नहीं कि उन्होंने मुझे कितने मार्क्स दिए हैं, प्रश्न ये है कि उन्होंने इतने कम क्यों दिए हैं। तो हो सकता है कुछ चीज़ों जो मैं इंक्लूड नहीं कर पाया, जो इम्पोर्टेंट थी। तो आप कोशिश करिए, या तो आपको कोई लगती हो कमेंट करिए, ताकि मुझे भी कुछ पता चले, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिले। तो आप कमेंट करिए ताकि दूसरों को भी इससे ये सीखने को मिले कि इसमें क्या ऐसा और इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि अब ये तो आ गया, मुझे नंबर मिल गया, लेकिन आगे मान लो ऐसा ही कोई सवाल आता है, तो आपने अगर ब्रेनस्टॉर्म पहले से कर रखा होगा इन चीज़ों पे, तो वो आगे जाके आपको फ़ायदा करेगी। फिर आपको प्रशासन की जिम्मेदारी लिखनी थी, तो लिख दी, जनता को साध्य मानना वगैरह, ये ठीक है। फिर इसमें मैंने क्या किया, जॉन वितरण मूलक न्याय, जॉन रॉल्स का वो लिखने की कोशिश की है, लोक संग्रह गीता का। कुल मिला के आप जो भी नैतिक चिंतक या दार्शनिक विचार पढ़ते हैं, उनको ज़रूर यूज़ करने की कोशिश कीजिए, तभी वो एथिक्स का आंसर लगेगा, वरना तो फिर कैसे ही लगेगा। तो ठीक है, फिर इसमें नंबर तो मुझे एवरेज ही दिए, डेढ़ और 1.75, जो कि अच्छे मार्क्स नहीं कहे जा सकते। अब इसमें सबको ही 3 से 4 के बीच में दिए, क्योंकि सबने ही लगभग नोलन समिति के साथ वैल्यूज़ डाल दी, ठीक है। अब किसी ने इस तरीके से किया कि 7 अलग समझाई, 7 अलग लिख के, मुझे था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लिखूं वैल्यूज़, तो फिर मैंने नोलन समिति की तो 7 लिख दी, क्योंकि ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब जैसे इसकी ट्रिक है शियालू, तो सी से सेल्फलेसनेस या निस्वार्थता, एच से ऑनेस्टी, आई से इंटीग्रिटी, ए से अकाउंटेबिलिटी, एल से लीडरशिप, ओ से ऑब्जेक्टिविटी और ओ से ओपननेस, ठीक है। तो ये मैंने 7 लिखने की कोशिश की। फिर उसे गीता का लोक संग्रह, फिर चाणक्य ने भी राजा का सुख प्रज्ञा, प्रजा में माना प्रजा सुखे सुखम राज्ञा। तो ये जहाँ भी ये कोशिश करिए, जहाँ भी मौका मिले ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिए। हालांकि मुझे इसको थोड़ा सा ऐसे बक्से में भी बंद कर देना चाहिए था। अरस्तु व बुद्ध का मध्यम मार्ग, जैन दर्शन का परस्पर को जीवनाम, ठीक है। फिर कांट के अनुसार एक प्रशासक भी निष्काम कर्म करे कर्तव्य के लिए, फिर गैर पक्षधरता वगैरह ये सब है ही। और ये जो मैंने कहा ना आपको श्लोक में पढ़ के गया था, तो दुखेश्वनु उद्विग्न मना सुखेश विगतस्पृह, यानी जो इंसान दुख और सुख, जो दुख में उद्विग्न नहीं होता और जो सुख में सुख की इच्छा नहीं करता, या सुख में सुख के लिए ज़्यादा पीछे भागता नहीं। तो इसमें 4 नंबर दिए हैं, ठीक है। हालांकि कई लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने खाली अगर ये वैल्यूज़ भी एक्सप्लेन किए सिर्फ, और ये सारी नहीं लिखी, तो भी 4 नंबर दिए। तो प्रश्न ये नहीं है कि कभी पूजा सिर्फ इतना आवश्यक प्रमुख नैतिक मूल्य कौन कौन से हैं। अब वो हर किसी के लिखने का स्टाइल अलग हो सकता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि necessarily related means cannot be separated from ends, therefore both must be auspicious for real and lasting success. Explain the above comment in the context of Gandhian ethics. तो अनिवार्यता संबंधित होने के कारण साधनों को साध्य से पृथक नहीं किया जा सकता, अतः वास्तविक और स्थायी सफलता के लिए दोनों का शुभ होना आवश्यक है। गांधी कुल मिला के इस प्रश्न ये कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए, ये गांधी जी का विचार था, तो ये समझाना है। तो मैंने कहा है महात्मा गांधी के वेदांती विचारक। कुल मिला के आप सबसे पहले आपको, जब भी 10 नंबर का सवाल है, गांधी जी के जितने नैतिक सिद्धांत आपने पढ़े, सबसे पहले उनको सोचिए। फिर उनको जो प्रश्न की मांग है उसमें सोचिए कि कहाँ पे कोई फिट हो सकता है। तो इससे आपका क्या है, डायमेंशन बहुत ज़्यादा खुलेंगे। वरना आप सिर्फ साध्य साधन लिखते रहेंगे तो आपकी उतनी सारी डायमेंशन नहीं खुल पाएंगी। तो आप पहले सोच लीजिए कि गांधी जी के कौन कौन से सिद्धांत हैं। भाई साध्य साधन का है, सत्य अहिंसा का है, सत्याग्रह का है, फिर ईशावास्यविदम सर्वम है, औपनिषदिक चिंतन, फिर 5 जो अपरिग्रह और अस्तेय, इन पे जो विश्वास था उनका, फिर उसके बाद में सर्वोदय सिद्धांत है उनका, फिर उसके बाद में ट्रस्टीशिप का है। तो कैसे इनको मैं साध्य साधन से जोड़ूँ, मूल बात ही मैंने यही कोशिश की है। तो देखिए, महात्मा गांधी एक नव वेदांति विचारक है, उनकी औपनिषदिक चिंतन ईशावास्यविदम सर्वम में गहरी आस्था थी,
ठीक है। इसलिए गांधी जी प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति में ईश्वरीय तत्व का अनुभव करते थे, इसीलिए उनके लिए साधन और साध्य दोनों की पवित्रता आवश्यक थी। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये कि भाई क्यों साधन और साध्य की पवित्रता आवश्यक थी, क्योंकि गांधी जी सब में ईश्वर देखते थे। ठीक है। क्योंकि औपनिषदिक चिंतन जो उपनिषदों में कहा गया ईशा वासुदेव सर्वम, यानी ईश्वर तो हर जगह है। तो जब सब में है तो किसी को भी साधन की तरह तो देखा ही नहीं जा सकता, सिर्फ साधन की तरह नहीं देखा जा सकता। तो साधन पवित्र होना चाहिए, साध्य भी। तो इसको आप कांट से भी, हालांकि आगे मैंने इसको जोड़ा है कांट से। खैर, फिर गांधी जी ने 7 पाप का सिद्धांत इंडिया में दिया, फिर 7 पाप लिख दिए। फिर न्यासधारिता का सिद्धांत, फिर सत्य को परम साध्य माना, अहिंसा को पवित्र साधन, मानवता विहीन विज्ञान को पाप माना, मानवता की भलाई मानवता साध्य है, तो हमें विज्ञान साधन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने सर्वोदय का सिद्धांत दिया जो बेंथम मिल की उपयोगितावादी से व्यापक है। कांट ने भी मनुष्य को साध्य माना। फिर गांधी जी ने सर्वधर्म भाव का आदर्श दिया, जहाँ धर्म को सांप्रदायिक उन्माद के लिए साधन न मानकर विविधता में एकता का साधन माना। तो यानी साधन अगर ये है तो ये भी पवित्र होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम सांप्रदायिक उन्माद के लिए धर्म को इस्तेमाल करें। गांधी जी हृदय परिवर्तन विश्वास रखते थे, बाकी इन्होंने साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर दिया, 4.5 नंबर दिए। हालांकि हो सकता है मैं और अच्छा लिखता तो शायद इसमें 5 से 5.5 नंबर भी लोगों के मिले, कहीं के 6 भी मिले। तो अब जो भी है ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि आप क्या और अच्छा लिख सकते थे जो मैंने इंक्लूड नहीं किया हो। मतलब ये पूरा देखिए, मेरी कॉपी में कितने नंबर आए हैं उससे आपको सीखना है कि मेरी कोई अच्छी चीज़ जो आपको लगे, जो आपको ठीक लगे, वो आप ले लीजिए। और दूसरा, आपको लगे कि कुछ एक्स्ट्रा मैं जोड़ सकता था, जो ये 4.5 को हो सकता है 5 तक ले जाते, या 5.5 तक, या 6 तक, या 6.5 तक, जैसे भी। तो वो आप कोशिश कीजिए ब्रेनस्टॉर्म करने की, उसी से आपका विकास होगा। वरना आप सिर्फ ये देख के चले जाएंगे कि भाई इसको इतने नंबर दिए, ये ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक आप ब्रेनस्टॉर्म नहीं करेंगे कि मैं इसमें क्या लिखता, मैं इसमें क्या और एक्स्ट्रा लिख सकता था, तो इसमें कोई अच्छी चीज़ हो जो हो सकता है आपके दिमाग में नहीं आई हो लेकिन आपको अच्छी लगी, तो आप उसको ले लीजिए और आप अपना भी ब्रेनस्टॉर्म करके कुछ और वैल्यू ऐड करिए, ताकि 4.5 से आप आगे जाएँ। ठीक है। अब इसमें मुझे 5 में से 10 मिले, ये मैं आपको बताऊंगा क्या मिले हैं, जबकि कई लोगों को इसमें 7 में मिले हैं। और ये इसमें 7 लाना आसान था, आसान क्यों, तो वो भी बताऊंगा, और मुझे 5 के मिले वो भी बताऊंगा। ठीक है। तो पहला चीज़, तो सबसे पहले हमें किसी भी प्रश्न को समझना होगा तो उसके हमें पार्ट्स को, यानी कितने सवाल के प्रश्न के भाग हैं वो देखने होंगे। तो नैतिक निर्णय लेने महत्वपूर्ण कारकों को समझिए, तो पहला तो यही हो गया, कारक कितने हैं। दूसरा, अगर नैतिक निर्णय प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध हो तो समन्वय कैसे करेंगे, दूसरा कारण ये हो गया, पार्ट ये हो गया। तीसरा, सोदाहरण यानी तीसरा एग्जाम्पल। तो अब आप पहला लिख दीजिए। अब दिक्कत ही मैंने कर दी कि पहले में तो मैंने ठीक ठाक लिख दिया, तो 2.5 नंबर दे दिए उसने। मुझे लगा कि पहला थोड़ा ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं, ये क्योंकि ये पार्ट उदाहरण भी इससे जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि उदाहरण को भी इससे समझा के ही जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि हो सकता है इसमें ज़्यादा पूछा हो, इसमें ज़्यादा लिखना, तो मैंने इसमें लिखा, उसमें 2.5 दिए, फिर इसमें 1.5 दिए और 1 नंबर दिया। क्योंकि इसमें देखिए मैंने, अब क्योंकि जगह कम थी, तो यदि नैतिक निर्णय प्रशासनिक निर्णय के विरुद्ध है तो समन्वय कैसे करूँगा, तो मैंने लिखा है मैं मूल्यों के स्तर में प्राथमिकता क्रम देखकर, क्योंकि और तो कैसे करेंगे, जो आपके पास मूल्य हैं तो उसमें देखना है। तो आपका संवैधानिक मूल्य अगर आपके प्राथमिकता यानी वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है, कानून आपकी वरीयता क्रम में, फिर कानून से बाहर जाके आप कुछ कर नहीं सकते। तो आप अगर इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट वैल्यू हो रही है तो आप इनको चुनेंगे पहले। तो प्राथमिकता क्रम को देखकर एक प्रशासक के तौर पर जो मूल्य सर्वोच्च होगा उसका चयन करूँगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ उदाहरणार्थ एक प्रशासक के लिए मैंने ये तो समझा है, लेकिन मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं डाला, शायद इसलिए मुझे 1.5 या 2 नंबर का नुकसान हुआ। मैं इसको थोड़ा सा कम करता या इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिखता कि जगह थोड़ी कम घेरता, और साथ में मैं एग्जाम्पल लिखता रियल लाइफ। कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते, जैसे एक एग्जाम्पल ही वो जो सभी लिख रहे हैं वही, कि कोई लेडी आ गई, ठीक है, उनके पास आधार कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट, जो भी किसी योजना के लिए उनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप कानून के हिसाब से तो उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप मना कर दोगे। लेकिन अगर आप एक अच्छे प्रशासक हो तो आप क्या करोगे, तो आप में परानुभूति और करुणा दोनों के गुण होंगे, यानी एम्पैथी और कंपैशन। अब देखिए, एम्पैथी तो होता है कि सिर्फ मैं उनके दर्द को समझता, कंपैशन में एम्पैथी प्लस एक्शन। तो ये मुझे इंटरव्यू में भी पूछा था, एम्पैथी और कंपैशन डिफरेंस। तो खैर, एम्पैथी प्लस एक्शन मतलब आपको एम्पैथी के साथ एक्शन भी लेना होगा, तब आप कंपैशन आप में गुण। तो आप कंपैशन होगा तो आप क्या करोगे, आप करोगे उसका सबसे पहले तो उनका आधार कार्ड बनवाओगे, और फिर उसके बाद भी उनको जो भी योजना का लाभ है वो दिलवा दोगे। तो खैर ये आप एग्जाम्पल लिखते हो, क्योंकि मैंने कोई कॉपीज़ देखी उसमें उन्होंने यही एग्जाम्पल लिखा था, तो उनको 7.5-7 नंबर भी मिले। तो ठीक है, तो इससे ये सीख मिलती है आपको कि रियल लाइफ एग्जाम्पल, जहाँ इन्होंने कहा उदाहरण समझाई, तो आपको फिर लैंग्वेज में उदाहरण नहीं समझाना है, आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल कोई भी उससे समझाने की कोशिश कीजिए।
हाँ, ये मैंने कोशिश की, ये भी एक अच्छी चीज़ आप सीख सकते हैं। जब जहाँ भी चिंतकों का आपको कोट करने का या उनको यूज़ करने की कोशिश हो, क्योंकि इतने सारे पढ़ रखे हैं, कहाँ काम आएंगे, तो आप लिखने की कोशिश कीजिए। सॉरी, कि प्लेटो का 4 सद्गुण, हेगेल का आत्मपूर्णतावाद, जॉन रोल्स का वितरण मूलक न्याय, विवेकानंद का दरिद्र सेवा नारायण सेवा भी मार्गदर्शन करते हैं, तो इसको भी लिखने की कोशिश कीजिए। अब लास्ट प्रश्न एथिक्स की उसका, तो ईच अदर सक्सेस टीचर्स ए लेसन फॉर बेटर गवर्नेंस, एनालाइज दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो अब इसमें आप जितने एग्जांपल लिखें, देखो एक तो होता है कि आपके एग्जांपल की क्वांटिटी, भाई आप कितने एग्जाम्पल, आपने 4 लिखे कि 5 लिखे। दूसरा क्वालिटी, भाई उसने आपने एग्जांपल को, तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि कोशिश करिए ज़्यादा एग्जांपल लिखने की, पर एक तो एग्जांपल को थोड़ा सा समझाइए भी, और उसको अच्छे एग्जांपल हो वो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे ये तो मैंने बोल बच्चन, ठीक है, वो सभी करेंगे क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन 10 नंबर का सवाल है तो आपने लिख दिया। फिर उसके बाद आप सीधे एग्जांपल पे आते हैं। तो कोरोना के शुरुआती काल भीलवाड़ा मॉडल, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि राजस्थान का अगर सबसे पहले कोई डाले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि राजस्थान के एग्जाम है। फिर उसके बाद मणिपुर के IAS आर्मस्ट्रॉन्ग पेम, ये आपको पता ही होगा, मणिपुर के IAS हैं जिनको रोड बनानी थी लेकिन फंड नहीं था, तो इन्होंने क्राउड सोर्सिंग के थ्रू फंड इकट्ठा किया था। क्राउड सोर्सिंग मतलब लोगों से पैसा मांग के, तो फिर उन्होंने सड़क बनवाई थी। फिर केरल का कुदुमश्री मॉडल और महाराष्ट्र का महिला आर्थिक विकास महामंडल, माविंग, ये स्वयं सहायता समूह के लिए SHGs, तो महिला सशक्तिकरण हेतु सफलता की बानगी है। फिर राजस्थान ने राइट टू हेल्थ, अभी चिरंजीवी राइट टू पब्लिक हेल्थ, ये मिसाल पेश की है। एक तो ये हो गई। अब इसमें मैं और एग्जांपल लिख सकता था, कैसे, ये 2 लाइनें जो है ना, इसको काट के, क्योंकि इसमें आप जितने एग्जांपल लिखोगे, क्योंकि मैंने एक कॉपी देखी तो उसमें 7 नंबर थे। उसने क्या किया था, उसने यही किया था कि उसने ये जो लैंग्वेज थी इसको सिर्फ 2 लाइन में लिखा था, और बाकी यहाँ से सीधा एग्जाम्पल चालू कर दी। तो आपको ज़्यादा हो सकता है कि अगर ये 2-4 लाइनें बच जाती तो मैं, क्योंकि एग्जाम्पल तो मुझे और भी आते थे, तो मैं 2 एग्जाम्पल और लिख देता, तो शायद ये 5.5 से 7 भी हो जाता। तो आपको क्वांटिटी क्वालिटी दोनों आपको फोकस करना है। और जनरली लैंग्वेज के नंबर कम होते हैं, स्पेसिफिक चीज़ होगी उसके नंबर ज़्यादा होंगे। खैर, फिर मैंने एक चीज़ और की है, ये आप करने की कोशिश करें, कि मैंने कहा है कि जैसे अब इसमें क्या है, ज्ञान पे है सारे फोकस, कि भाई सीखना चाहिए वगैरह। तो मैंने भाई सुकरात ने ज्ञान को सद्गुण माना था, तो प्रशासन में एक दूसरे की सफलता से नई तकनीकों का ज्ञान तो होता ही है, तो इससे हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो टीम भावना का भी विकास होता है। तो अब ये, तो इस एथिक्स की कॉपी से जो, अगर मुझे आपको मतलब जो मुझे सीखने को या मुझे पर्सनली समझ में आई, एक तो लैंग्वेज को कम रखें। ये आप कहाँ ज़्यादा रख सकते हैं जहाँ आपको ज़्यादा आता नहीं है। अब जैसे मान लो 5 नंबर का कोई सवाल है, 10 नंबर का, वहाँ आपको आता ही नहीं जाता, तो वहाँ आप लैंग्वेज ही ज़्यादा लिखोगे। लेकिन जहाँ आपको आता है वहाँ आप कोशिश कीजिए स्पेसिफिक ज़्यादा लिखिए। जैसे यहाँ मुझे एग्जाम्पल आते थे तो मैं ज़्यादा एग्जाम्पल लिख सकता था, तो मुझे लिखने चाहिए थे। ठीक है, और दूसरा, आप वैल्यू एडिशन पे ध्यान दीजिए। वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है, देख हर पेपर की डिमांड अलग होती है, तो हो सकता है पॉलिटी के, जैसे पॉलिटी का वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है, आर्टिकल्स, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, कोई रिपोर्ट। एथिक्स में क्या हो सकता है वैल्यू एडिशन, कोई श्लोक, कोई कथन नैतिक चिंतक का, कोई एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटर का। ठीक है, तो ये आप रियल लाइफ एग्जाम्पल भी इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये वैल्यू एडिशन में ज़्यादा ध्यान जरूर दें। तो ये कुछ जो मुझे लगता है कि हो सकता है आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। तो सबसे पहले तो इसमें अगर आपको कुछ लगा हो, क्योंकि अब मुझे तो मिल गए जो मिलने थे मार्क्स, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है या आपको लगता है कि इसमें कुछ और बेहतर हो सकता था, तो मुझे भी सीखने को मिलेगा। आप कमेंट में ये ज़रूर लिखें कि इस प्रश्न के साथ कि इस प्रश्न में और क्या लिख सकता था, तो मुझे भी थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा और आपका भी, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्म जरूर करिए, क्योंकि खाली कॉपियाँ दिखने से कोई मतलब नहीं है। जब तक आप उस कॉपी में, क्योंकि कॉपी वाले ने तो लिख दिया उसको नंबर मिल गए, लेकिन उसने कोई अच्छी चीज़ लिखी वो आप पहले उसको ग्रहण कीजिए, वो जो लगता है आपको कि रेलेवेंट है। अब रेलेवेंट नहीं लग रही है आपको कि नहीं मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है ये ठीक चीज़ है तो आप उसको ग्रहण कर लीजिए। और दूसरा, इसमें से कुछ लग रहा हो कि इसमें मैं कुछ और ही चीज़ जोड़ सकता था, तो आप कमेंट में या मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं इसमें यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो वहाँ जाके भी आप लिख सकते हैं। तो अगर मुझे ठीक लगा तो मैं कह दूँगा कि भाई ये एग्जाम्पल लोगों ने डाले थे ये सही थे। अब मैं क्या है, मैं सब्जेक्ट वाइज डालूंगा। तो मैंने क्या देखा है कि कॉपीज़ जो जनरली डालते हैं हम, वो क्या है कि पूरा पेपर के एक साथ डाल देते हैं। तो अब जैसे मान लो एथिक्स मैंने पढ़ी अभी, तो मैं एथिक्स की कॉपी जाके सीधी देखूँ, तो इसलिए इस वीडियो में सिर्फ मैं एथिक्स का डिस्कस करूँगा, फिर अगली में शायद मैं साइंस का करूँगा, फिर ज्योग्राफी का, फिर पेपर 1, पेपर 3, पेपर 4, तो इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आप सभी ने बहुत धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।
और कोई मैंने कुछ गलत बोल दिया हो अज्ञानवश तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और ज़रूर इसमें भी आपको कुछ लगे कि इसमें कुछ अच्छा और कर सकते थे तो उसको ज़रूर कमेंट में लिखें ताकि मुझे भी सीखने को मिले। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। थैंक यू।